हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज ये जी फॉर खरीदा का इसी इलेक्शन ट्रांसमिशन के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम है। सेनेट के इंतखाबात आखिरकार हो चुके हैं, रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं। कुछ रिजल्ट्स बहुत एक्सपेक्टेड हैं, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं और जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उसमें सबसे टॉप पे सिंध के रिजल्ट्स हैं, खासतौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लेके। पहले खबर ये आई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब रीकाउंटिंग हुई तो बैरिस्टर फरोख नसीम साहब जो है वो काउंट इन हो गए। एमक्यूएम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, कराची की सियासत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन इसमें पॉजिटिव एलिमेंट यह है कि बैरिस्टर फरोख नसीम साहब जैसा शख्स इंतहाई काबिल, इंतहाई बासलाहियत, मुल्क के मंझे हुए माहिर कानूनी दिमागों में से एक, बहुत सुलझे हुए नफीस इंसान है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं, सो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर फरोख नसीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर फरोख नसीम साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बैरिस्टर फरोख नसीम साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे फरोख नसीम साहब की आवाज नहीं आ रही। क्या वो लाइन पर हैं? जी हमारे साथ, प्लीज बताइएगा मुझे। ओके फाइन। फरोख नसीम साहब शायद हमारे साथ फोन पर हैं लेकिन बात किसी और से कर रहे हैं। फरोख नसीम साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ जाए तो जरा यहाँ मुतवज्जे हो जाइएगा हमारी तरफ। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, मरकजी तलात हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ स्टूडियोज में। राना मुबश्शिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर सईद खानी साहब भी होंगे, रमेश कुमार साहब भी मौजूद होंगे और बहुत से गेस्ट और भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे तो मुबारकबाद कि चौधरी सरवर एक अच्छा कैंडिडेट आप लोग पीटीआई पंजाब से निकाल के लेके आ गए हैं, लेकिन चौधरी सरवर साहब का कामयाब होना और फिर सबसे ज्यादा वोट 44 उन्होंने हासिल कर लिए हैं, जबकि आपके सिर्फ 30 मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली में। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल विदाउट एनी काइंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, एनी काइंड ऑफ बार्गेनिंग? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग तो देखे ना, वो तो पंजाब में नहीं होती क्योंकि लोग बहुत ज्यादा चाहिए। 45 लोगों को तो कोई नहीं खरीद सकता। पहली बात यह है कि यहाँ पे तो ये हुआ था कि बड़ी सिंपल बात है कि इंडिपेंडेंट्स ने और पीएमएलक्यू ने हमने सेटलमेंट की थी। हमने पीएमएलक्यू के लोगों को कुछ को वोट दिए, पीएमएलक्यू ने हमें वोट दिए। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने वोट दिए। फिर दूसरी बात यह है कि क्वालिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स थी पीएमएलएन की वो बहुत लो थी। जुबैर गुल जो है वो क्रिमिनल है, उसके बाद कैप्टन शाहीन के ऊपर 11 पर्चे हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो रिजल्टमेंट पीएमएलएन के अंदर भी थी। ये लोग बाहर से आके उन्होंने जो है उनको कैंडिडेट बना दिया। फिर उसके बाद जो ये फॉर्मर आईजी मकबूल साहब जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बहुत से लोग जो है उनसे भी नाना थे। सो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स भी पीएमएलएन की बहुत लो थी, उसने भी डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और फिर जो लेकिन फवाद साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि नून लीग के भी कुछ लोगों ने शायद चौधरी सरवर को वोट दिया है। क्या ऐसा भी है? और अगर ऐसा है तो ये तो कयामत की निशानियों में से एक है, पंजाब में वोट नून लीग का पीटीआई को। वेरी स्ट्रेंज। नून लीग तो जाहिर है लोग जो है उनसे टूट रहे हैं, रोजाना आप देख रही हैं। उनके तो एमएनए जो है वो सीटें छोड़ के पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। तो कई वो इसमें हैरत की बात नहीं है कोई ऐसी, लेकिन मेजर वोट जो है वो इंडिपेंडेंस का और अगर तो नून लीग का वोट आपको गया है तो फवाद साहब फिर तो ये बात बनती है कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। फिर दूसरा आपने कहा कि कुछ वोट इंडिपेंडेंट्स ने हमें दिए, कुछ लोग पीपल्स पार्टी ने दिए होंगे, कुछ वोट पीएमएलक्यू ने दिए होंगे, लेकिन इन रिटर्न उनको क्या मिला पंजाब में? पीएमएलक्यू को तो हमने भी दिए ना वोट, जो कामल अली आगा साहब थे उनको वोट जो है वो हमने भी उनको वोट दिया। पीएमएलक्यू ने जो है वो इधर वोट दिया। और फिर हकीकत ये है कि पीटीआई एक इमर्जिंग पावर है पंजाब में, और अगली जो इलेक्शन सेटलमेंट है एमपीएस कौन पीएमएलएन का या पीपल्स पार्टी का, को पागल ही टिकट लेगा ना पंजाब में। तो जाहिर है पीटीआई एक बड़ी कुव्वत है, वहां पे लोगों ने 11 सीटें निकाल ली हैं फवाद साहब, और आप कह रहे हैं कि पागल होगा जो कोई वोट देगा। और अभी लोधरा में जिस तरह से पीएमएलएन ने दिखाया, तो आप लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं एक बार फिर से
एक सीट की जीत के बाद? नहीं, PMLN जो है ना, लोधरा का इलेक्शन तो जाहिर है, जो लोधरा को या साउथ पंजाब को जानते हैं उनको पता है कि इकबाल शाह और अब्दुर्रहमान कांजू का की सीट बनी थी या कि PMLN की बनी थी, वो तो खैर आपको पता ही। और ज़िमनी इलेक्शन में तो एक सतही एनालिसिस होगा अगर उसको बुनियाद बनाया जाए। PMLN जो है उसका मुस्तकबिल कोई MKM से मुख्तलिफ नहीं है। आपको समझ नहीं आएगी कि इनके फ्रैक्शंस कितने हैं और लीडर कितने हैं। इनको जिस तरह से मुझे लगता है कि वैसे ही PML के जो है आपको रवायती तौर पे A to Z तक तो वैसे ही पंजाब पाकिस्तान में फ्रैक्शंस हैं। अब AA, BB, CC, NN लगाने पड़ेंगे जो PMLN का हाल है। तो अभी देखते हैं, अगले 2-3 हफ्तों में देखते हैं क्या बनता है। अच्छा ये बताएं, इमरान खान साहब ट्वीट्स तो कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने आज कोई 8 बजे के करीब, 8 बजे के बाद ये फिर ट्वीट कर दिया कि जी जिस तरह से सेनेट के इलेक्शन में बार्गेनिंग हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, लेकिन अपना वोट डालने वो नहीं आते पार्लियामेंट में। वाई फवाद साहब? देखिए, इमरान खान का आप पूरा अगर नैरेटिव देखें तो जिस दिन असेंबली बनी थी उस दिन आप इमरान खान साहब की तकरीर देखें। इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया, वज़ीर-ए-आज़म बनने के ऊपर मुबारकबाद दी और इस तवक्को का इजहार किया कि वो जमहूरी रवायात को आगे लेके चलेंगे। और साथ ही ये मुतालबा किया कि 4 नशिस्तों के ऊपर आप जो है वो खोलें और तहकीक करें कि धांधली हुई है कि नहीं हुई। बाद में नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप बना दिया, अपोजिशन को दीवार से लगा दिया और एक ऐसी बदतरीन हुकूमत की मिसाल, जिसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में, वो नवाज शरीफ साहब ने कायम की। उसके बाद जब धरना हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल वाज़ेह है। वो ये कह समझते हैं और PTI में अब बहुत जो PTI के लोग हैं वो ये इमरान खान के फैसले की तायद करते हैं और वो ये समझते हैं कि जो मौजूदा पार्लियामान है ये अवाम की राय को, अवामी जो ख्वाहिशात हैं उनकी आयनादार नहीं है और मौजूदा पार्लियामेंट को एक नुमाइंदा पार्लियामान नहीं समझा जाता। लिहाजा इमरान खान भी नहीं समझते हैं और इसलिए वो नहीं जाते हैं। ठीक। फवाद, आपका हम स्टूडियो में भी वेट कर रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन आपसे स्टूडियो में होती है। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में राना मुबश्शिर साहब मौजूद हैं। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रजा हारून साहब और सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और रमेश कुमार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, अगर आपकी इजाजत से रजा हारून साहब से जरा एक सवाल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम रजा हारून साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर ये जो आज सिंध में हुआ है, पीपल्स पार्टी निकाल गई है सिंध में से एक फंक्शनल को, चलें ठीक है वो चली गई, लेकिन MQM की सिर्फ एक सीट, ये क्या हुआ है कराची में सर MQM के साथ? फरीदा, हुआ ये है कि लीडरशिप की कमज़ोरी रही है, यूनाइटिंग फोर्स ख़त्म हो चुकी है। MKM एज आइडेंटिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, MKM एज आइडियोलॉजी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। वो जो नज़्म ज़ब्त था, वो जो डिसिप्लिन था, वो बिल्कुल फारिग है। हमने देखा कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जिस तरह के इख्तिलाफात सामने आए, जिस तरह के पार्टी लीडरशिप को लेकर और फिर उसके बाद कोर्टों में मामलात गए, इलेक्शन कमीशन में मामलात गए, इतनी ज़्यादा रेफ्ट इख्तिलाफात थे और हमने देखा कि ये इख्तिलाफात अवामी इशूज़ को लेकर नहीं थे। ये तमाम वो चीज़ें थी जो कन्फ्यूज्ड सिचुएशन को, एक बिल्कुल कन्फ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स था, उसका आज भरपूर मुजाहरा हुआ है सूबाई असम्बली के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मैंडेट एक जगह होकर, ये मैंडेट कराची का जो था वो कराची के मुंतखब लोगों के हाथ में था। वो सो कॉल्डली मुंतखब हों लेकिन उनके हाथ में था और उन्हें अपने ज़मीर के मुताबिक सही फैसले करने चाहिए थे। लेकिन हुआ वही है कि मैंडेट बेशक एक जगह जमा रहे, लेकिन वो अगर मैंडेट बिकने वाला हो, मैंडेट झुकने वाला हो और मैंडेट के लिए उसका लीडर खुद खड़ा क्या हो के आज ये कहे कि 14 अरकान जो हैं वो बिक गए, तो मैं समझता हूँ ये तो पूरे के पूरे उस मैंडेट की, उस कॉन्स्टिट्यूएंट की इसकी तौहीन है। किसी तौर पर भी नंबर गेम में नंबर्स अगर आप देखें सूबाई असम्बली के, तो पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें होनी चाहिए थी और कंबाइंड अपोजिशन की 5 नशिस्तें होनी चाहिए थी। अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, बोलियां ना लगती, बिकने वाले मौजूद ना होते, जाहिर है पैरेंटली इसका फायदा पीपल्स पार्टी ने उठाया है। और मैं कि सईद गनी साहब भी यहाँ पर हमें बाद में ज्वाइन करें। आप कंप्लीट करें बात अपने। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि देखें, पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाया वो एक अलग बात है, लेकिन ये फायदा पहुंचाया किसने? ये फायदा पहुंचाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई थी। हमारे भी 8 वोट थे जो हमारे उसमें हैं इस वक्त,
वो 8 के 8 वोट डिसिप्लिन पार्टी पॉलिसी को फॉलो करते हुए मुस्लिम लीग फंक्शनल को पड़े हैं। तो हमारे 8 वोट में से तो एक वोट भी इधर उधर नहीं गया, और यही तरीकेकार होना चाहिए था। तो मैं इसको लीडरशिप की कमजोरी समझता हूँ। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इस फॉल आउट का, इस ब्रेकअप का, इस ब्रेकआउट का जिम्मेदार कौन है? MQM खुद जिम्मेदार है या कोई बैरूनी अनासिर थे, कहीं से कोई साजिश की गई? राना मुबश्शिर साहब, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आई पर्सनली थिंक कि लीडरशिप क्राइसिस है। अच्छा। और फारूक सत्तार साहब जो है वो मैनेज नहीं कर सके चीज़ों को और सबको इकट्ठे लेके चल नहीं सके। बावजूद इसके कि एक दिन पहले दोनों ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मेरे ख्याल में मैं बार बार कह चुका हूँ वो दबाव था, शायद वो दबाव कहाँ से आया था मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन दबाव ज़रूर था दोनों फैक्शन कि जनाब आप मिल के लड़ें, लेकिन प्रॉब्ली इट वॉज टू लेट। और जो आई वुड से कि पब्लिकली जो लॉन्ड्री वॉश की गई दोनों ग्रुप्स ने आके की, अगर ये बंद कमरों में अपने मसाइल जो हल कर लेते तो मेरे ख्याल में जो लोग हैं, जो कराची के लोग हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता। लेकिन नहीं, दे थॉट के पब्लिकली जाएं, हम पब्लिकली जाके हम अपने सारे मसाइल हल करें। उसका नतीजा है, उसके नतीजे में ये मेरे ख्याल में एक सीट भी निकल आई है, बहुत बड़ी बात है। और रात को जो हुआ है उसमें मैं फिर बोलूँगा कि बहुत से लोगों का हाथ था। MQM की जो दो खवातीन चीफ मिनिस्टर हाउस में गई खाना खाने, उसमें बहुत से लोगों का हाथ है, लेकिन मेजर रोल आई वुड से कि जो प्ले किया एक खातून ने PTI में जो पहले होती थी उन्होंने ही किया, और वो हैं जनाब नाज बलोच साहिबा। उन्होंने किसने क्या किरदार अदा किया? सेनेटर, हमेशा इनको इनका नाम मुखातिब करते हुए सेनेटर जबान पे आता है क्योंकि बड़े अच्छे सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन बहरहाल अब नहीं है। सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, और मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी 11 सीटें सिंध से निकाल गई है, KP में 2 सीट, दैट्स रियली गुड, इसमें मुबारकबाद पहले। लेकिन पीपल्स पार्टी पे हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े इल्जामात लग रहे हैं। सिंध में जो हुआ, MQM के बंदों के आपके पास वोट आया, अब तो आप लोगों ने ओपनली कहा कि MQM का वोट बैंक हमारे पास आ गया। तो किस बुनियाद पे गया कि आप लोगों ने अपने ही सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग की? फिर KP में भी इल्जाम लग रहा है आप पे, फिर बलोचिस्तान में भी इल्जाम लग रहा है कि जो आजाद थे उनको आपकी बैकिंग हासिल थी। क्या हो रहा है सर? ये मेरी मालूमात के मुताबिक बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी का अपना या पीपल्स पार्टी का हिमायती कोई एक भी कैंडिडेट नहीं था। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी का वहाँ कोई रोल है, बिल्कुल मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। जो लोग जीते हैं वो आज़ाद हैं और उनका पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक सूबा सिंध की बात है, तो ये जब MQM दावे कर रही थी कि उनकी 4 नशिस्तें बनती हैं, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि जी जो इनके नंबर हैं इस पर असम्बली के अंदर, उस पर ये बड़ी मुश्किल से 1 सीट जीत सकेंगे। 4 सीटें इनकी बिल्कुल नहीं बनती हैं। जब इनके मेंबर 50 से ज़्यादा हुआ करते थे किसी वक्त में, उस वक्त यकीनन 4 सीटें इनकी बनती थी। लेकिन अब चूंकि कुछ लोग PSP में चले गए हैं, कुछ लोग इस मुल्क में मौजूद नहीं है, और कुछ इनकी जो आपस की लड़ाई हो रही थी तो वो इनसे बहुत नाला थे और इनके साथ रास्ते में भी नहीं थे कई इनके जो मेंबर्स हैं। तो जाहिर है जब ऐसी सूरत हाल हो तो अब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये पीपल्स पार्टी का हक बनता है कि अगर किसी जमात के मेंबर उससे नाला है और वो जमात टूट फूट का शिकार है, क़यादत के बहरान का शिकार है, तो हम उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और हमने MQM के लोगों से रब्ता किया और कई लोगों ने हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। तो इसमें जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि अपने घर के मसाइल इनसे सुलझ नहीं रहे थे, अपने आप को ये ठीक नहीं कर पा रहे थे, लोग इनसे संभल नहीं रहे थे, और वो इल्ज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी में लगा दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसा इतना आसान, इतना सॉफ्टली, इतना स्मूथली तो नहीं हुआ होगा कि आपने राब्ते किए और MQM के MPs मान भी गए। डेफिनेटली कुछ गिव एंड टेक तो हुआ होगा। सईद गनी साहब, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद डिस्कस। और KP की सिचुएशन, वहां पर इतनी एक्सपेक्टेड सीट्स PTI की नहीं आई, शायद वो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ है ये हम खैबर पख्तूनख्वा की आज न्यूज की ब्यूरो चीफ से भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू करता है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेट इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन, मेरे साथ बैरिस्टर फरोग नसीम साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ओनली विक्टोरियस कैंडिडेट सेनेटर बैरिस्टर फरोग नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वेरी वेल डिजर्विंग। आप उन चंद जेन्युइन नामों में से एक हैं कि जिन्हें वाकई सेनेट में होना चाहिए था। और हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, जब आपका नाम नहीं आया
तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कम से कम बैरिस्टर फरोग नसीम को होना चाहिए था, वो मुल्क के आला कानूनी दिमागों में से एक है, बहुत सुलझे हुए शख्स है। तो सर बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच। चल मुबारकबादें तो आप वसूल कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही परेशानियां भी आ रही होंगी। लोग पूछ रहे होंगे कि जी ये कैसे हो गया, MQM ऑलमोस्ट वाइप आउट होती होती बची है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया फरोग नसीम साहब? अच्छा, ये थोड़ा सा जो सवाल आपका है थोड़ा सा लोडेड सवाल है। कोशिश मैं करूंगा जवाब भी दे दूं, लेकिन ऑफेंड किसी को नहीं करूं। लेकिन सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी उसके लोग हैं चलाने वाले, तो उनको अपनी पर्सनल चॉइसेस और अपनी पर्सनल ईगो या इंटरेस्ट को दूर रख के उस पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट, पाकिस्तान का इंटरेस्ट और वो लोग जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए और मेरिट पे फैसले करने चाहिए। अब जब मेरिट पे फैसले नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम से जो चीजें स्टार्ट होती हैं तो उसमें फिर यही होता है जैसे आपके सामने हुआ। और इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर जो MQM में पहले नहीं था, किसी तरह भी कोई पैसे या रिश्वत नहीं चलती थी पॉलिटिकल पार्टीज के वोटिंग प्रोसीजर्स में और प्रोसेसेस में। अनफॉर्चुनेटली अब देखिए ना, कोई एकदम से MPA है, बैठा है, वो पीपल्स पार्टी को वोट दे दे जबकि वो MQM का या किसी और पार्टी के कैंडिडेट है, क्या मतलब है? कहीं ना कहीं तो सौदेबाजी हुई है, या एकदम से उसको एक दिन उठा हो और उसने कहा हो नहीं पीपल्स पार्टी ज्यादा बेहतर पार्टी है। ये तमाम चीजें देखने की कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आर्टिकल 63A रखा था, लेकिन वो आर्टिकल 63A नाकाफी है। करना ये पड़ेगा, उसमें कुछ होलिस्टिक चेंजेस करनी पड़ेंगी सिस्टम में, ताकि ये जो सौदेबाजी का बाजार स्पेशली सेनेट के इलेक्शंस में गर्म होता है वो ना हो। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और ये डिबेट एक छिड़ गई है जिसको इमरान खान साहब ने इनिशिएट किया है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बराह रास्त इंतखाबात करवा दिए जाएं। इस पर भी मैं आपका ओपिनियन मजीद लूंगी क्योंकि आप एक माहिर कानूनी दिमाग भी हैं। लेकिन ये बताएं, शाजिया फारूक साहिबा का एतराफी वीडियो बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि जी कोई वजह नहीं है सिवाय कामरान टेसौरी के कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। बाकियों की तरफ से भी ऐसे ही खदशात, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। कितना डैमेजिंग है ये, क्योंकि अब आगे टारगेट होगा MQM का जनरल इलेक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, आप समझते हैं कि आपका वोटर जो है वो डिसअपॉइंट हुआ होगा आज के इन मामलात के बाद? जी हाँ, मतलब ये तो फिर फारूक भाई को देखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जाना पड़ रहा है, ये यहाँ पे बादराबाद पे ये सॉरी गरीदा साहब। अच्छा, एक सिर्फ आप कमेंट करते जाएं कि फारूक सत्तार साहब ने आपको मुबारकबाद दी है, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बाद में इसका जवाब दूंगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच बैरिस्टर फरोग नसीम साहब। जब हमने पूछा कि फारूक सत्तार साहब बात दी है, शुक्रिया करेंगे, तो कहने लगे कि इसका जवाब बाद में देंगे, आवाज़ नहीं आ रही है। चले खैर, एनीवे थैंक यू सो मच। लेकिन डेफिनेटली MQM के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि सिर्फ एक वोट उनका सेनेट में पहुंचा है। फवाद चौधरी साहब ने मुझे यहाँ ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, थैंक यू सो मच। रजा हारून साहब ऑलरेडी हमारे साथ हैं। फरजाना अली आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ KP में, वो भी मौजूद हैं। रजा हारून साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। फवाद, कैसे देखते हैं आप MQM के डेवलपमेंट को खास तौर पे, और इमरान खान साहब जो है जनरल इलेक्शन भी वहां से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग ये जो एक खला पैदा हो रहा है, मजीद पैदा होगा, इसको कवर अप करेंगे, इसको फिलअप करेंगे? देखिए, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू कराची। उसकी वजह यह है कि जो 1974 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, सिंध में लिसानी बुनियादों के ऊपर सियासत हो रही है। वहाँ पर एक धड़ा जो है वो उर्दू स्पीकिंग, ये 74 ऑनवर्ड जब वहाँ पर कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और सिंधी लैंग्वेज बिल आया, तो उसके बाद से वहाँ पर लोगों की जानें गई हैं। अनफॉर्चुनेटली खून बहा है बहुत सारा। इस गैप को फिल करने के लिए ज़रूरी है कि वफाकी सियासत वहाँ पर हो, और कराची ट्रूली एक वफाकी शहर है पाकिस्तान का, जहां पर तमाम कौमियतों के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग वहां रोजगार के लिए जाते हैं,
और वहाँ उस शहर का एक लिसानी सियासत का शिकार होना बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो यकीनी तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ की कोशिश है, होनी चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि और ज़्यादा होनी चाहिए कि वहाँ पे इमरान खान साहब कल तशरीफ ले जा रहे हैं। इमरान खान बिल्कुल इस दफ़ा कराची से इलेक्शन भी जो है वो लड़ने जा रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि ये ब्लेसिंग है कराची के लिए कि अगर हम उसके लसानी के बजाय एक कौमी सियासी धारे में। कल खान साहब कराची जा तशरीफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, कल खान साहब कराची जा रहे हैं। PSP से भी इस हवाले से बात करेंगे। रामा मुबश्शिर भी हमारे साथ हैं, फरजाना होंगी और सेनेटर सईद गनी साहब भी होंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और कम बैक सून। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त कामरान टिसौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान टिसौरी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर ये क्या हुआ है आज MQM में? वाइप आउट होते होते बच गई है। ऐसा तो कभी देखने में नहीं आया कि MQM के MPAs ओपनली कहें कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। मतलब आपका वो वोट जो कि एंटी पीपल्स पार्टी रहा है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। ये हुआ क्या आज कराची में? आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। टिसौरी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर सवाल नहीं, भी तो आपकी ऐसा आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत। अच्छा, ये सर आपको दोबारा से कॉल मिलाते हैं। फवाद कह रहे हैं कि सवाल डिस्टर्बिंग है। दोबारा कॉल मिलाई टिसौरी साहब को। जी सर आपको दोबारा कॉल मिलाते हैं और यही सवाल आपसे पुटअप करेंगे हम। ठीक है, अभी टिसौरी साहब अब आपको आवाज ठीक आ रही है? कुछ बेहतर आ रही है? इस तरह से क्लियर नहीं जैसे होनी चाहिए। करती हूँ कि मजीद इसको क्लियर करवा सकें। ये कराची जरा प्लीज ये टेक्निकली क्लियर कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि कराची में ये MQM के साथ हुआ क्या? वाइप आउट होते होते बची है। आपका वोटर जो कि एंटी PP रहा है वही वोटर से मुंतखब करदा MPA पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि जिस तरह का माहौल आज असेंबली में नजर आया और जिस तरह से हमारे वोट माइनस किए गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक नई तारीख रकम की जा रही है। और इससे पहले ये चीज़ बलूचिस्तान में भी देखी गई और एक ये नया कल्चर मुतारिफ कराया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ वही चीज़ अब कराची के अंदर आज नजर आई है। और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पूरे मुल्क में ये सेनेट का इलेक्शन क्वेश्चन मार्क बन गया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने भी इस पर क्वेश्चन मार्क उठाया है और अभी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार भाई भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम भी खुद हैरान हैं कि जो लोग कल तक साथ खड़े थे बल्कि आज सुबह दोपहर तक भी साथ थे, तो ऐसी क्या चीज़ उनको ऑफर की गई कि उन्होंने पार्टी से इतनी ज्यादा दिनों की वाबस्तगी पर कंप्रोमाइज किया। हम इस चीज को देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जिन्होंने भी ये सब किया है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और एक्सपोज भी करेंगे हम। टिसौरी साहब आप समझते हैं कि ये MQM का अंदरूनी बहरान नहीं था या उस अंदरूनी बहरान को पैसों के जरिए मैनिपुलेट किया गया? इन दोनों में से क्या है? असल वजह क्या है आपके नजदीक? देखिए, अंदरूनी बहरान तो पार्टीज में तकरीबन आपने देखा कि नून लीग में भी एक बड़े अरसे तक बहरान की शक्ल नजर आई और क़यादत को लेके और अंदरूनी मामला भी आते रहे। बहुत सारी जमातों में ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बड़ी हैरानकुन बात है कि जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर 14 नाम है MQM पाकिस्तान की जानिब से और उसमें वो नाम भी है जो हैदराबाद ग्रुप चाहता था कि जिन लोगों को टिकट दिए जाए, जिसमें फारूक नसीर साहब का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो MP है सुमेता बाजी, वो आज असेंबली में छुप कर आई और वो चोर दरवाजे से आई, वोट डाल के भाग गई। उनको फैसल सजवारी और ख्वाजा इजहार भाई बुलाते रह गए लेकिन वो ऊपर तक नहीं आई। तो अगर नजरियाती MPA है और MQM से बहुत मोहब्बत रखती हैं और उनको अगर फारूक सत्तार भाई के किसी फैसले पे एतराज था तो वो फारूक नसीम भाई को वोट दे, जलील बाजी को वोट दे देती और बॉसों को वोट दे सकती थी वो। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है
कि कुछ लोगों ने ईमान बेचा है और वो बात नजरियात की कर रहे हैं। तो ये एमक्यूएम के कारकुनान अच्छी तरह समझ चुके हैं। सॉरी साहब, कि ये किसने किस चीज का सौदा ये किया है। इल्जामात जब तक कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, ये इल्जामात, मुझे इजाजत दीजिएगा सवाल करने की, आप पर लग रहे थे कि आप पैसे का इस्तेमाल करके सेनेट की सीट जीतना चाहते हैं। अब आपकी तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात अपने ही एमक्यूएम के एमपीएस पे लग रहे हैं, तो ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है एमक्यूएम के लिए? जो कारकुन और वोटर है उसने एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट दिया है। ये कोई बिरादरियों की या जागीरदारों की सीटें नहीं है। ये एमपीएस इन सीटों के मालिक नहीं है। ये कारकुनान के वोटों से और एमक्यूएम के हमदर्दों के वोटरों से आए हुए हैं। इन्होंने अगर सौदा किया है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया के ऊपर कहानियां सुना रहे हैं अली बाबा 40 चोरों की। कारकुनान सब देख रहे हैं कि किसने क्या किया है। कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कोई ऐसा इख्तलाफ अगर दो बड़ों में है भी तो उसका ये वजह नहीं है कि एक एमपी उठ के किसी को जाके वोट दे दे और फिर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालकर ये कहे कि मेरा दिल रात से रो रहा था। अरे भाई, तो आप जिसके लिए रो रहा था उसको वोट दे देते। आप वोट बेचकर किस बात के लिए रो रहे हो? क्या कारकुनों को आप बच्चा समझते हो? क्या आपको लोगों का इतना शऊर रखते हैं ये महाजिर कौम और महाजिर वोटर कि इनको सब पता है कि किसने क्या किया है, किसने महाजिरों के वोटों का सौदा किया है, कौन महाजिरों के हकूक की आवाज उठा के उनके लिए लड़ रहा है। तो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने अगर इस महाजिर कौम के लिए, इस एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए 22 अगस्त के बाद आवाज उठाई है तो अच्छा है कि एमक्यूएम साफ हो रही है। और एमक्यूएम में ऐसी गंदी और जो गंदगी वाले लोग हैं जो अपने जमीर का सौदा कर रहे हैं, जो अपना वोट बेच रहे हैं, अच्छा एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसे लोग। सॉरी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि फारूक सत्तार भाई ने तो फरोग नसीम साहब को मुबारकबाद दे दी है, आप देंगे उनको जीतने की मुबारकबाद? आपके अकलौते कैंडिडेट गए हैं। बिल्कुल, मैंने भी उनको उनके व्हाट्सएप के ऊपर मुबारकबाद दी है, बल्कि मेरी आज उनसे दोपहर में भी बात हुई है। देखिए, जीते तो वो एमक्यूएम के जिन एमपीएस ने वोट दिया है उनके वोटों से जीते हैं। उनकी भी कोई जाती सीट नहीं है। कोई अपनी जाती वोट पे ना मैं जीतता हूँ ना फरूक नसीम साहब जीतेंगे। ये एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीएस हैं और मैं उन एमपीएस को मुबारकबाद भी देता हूँ। मुबारकबाद के मुस्तहिक जिन्होंने इस माहौल में रहकर भी अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान टेसौरी साहब। रजा हारून साहब, आपकी तरफ आऊंगी। बहुत देर से आप खामोश हैं, आपने कामरान टेसौरी की बात सुन ली और ये भी है कि कल इमरान खान साहब कराची आ रहे हैं, तो जो एमक्यूएम के बहरान की वजह से स्पेस क्रिएट हुई है वो कौन रिक्लेम करेगा, कौन फिल इन करेगा? पीएसपी या पीटीआई या दोनों मिलकर? देखें फरीदा, कराची का नाम काबुल तो नहीं रख दिया गया है, ये अफगानिस्तान में तो वाक़ नहीं है, ये तो पाकिस्तान में ही वाक़ है। यहाँ आने के लिए वीज़ा तो नहीं लेना पड़ता। तो क्या 5 साल बाद पहली दफ़ा वीज़ा मिला है कराची का चक्कर लगाने का, उसके वैक्यूम का ख्याल आया है? बिल्कुल आना चाहिए। तमाम बड़े सियासी लीडरान को आना चाहिए। इमरान खान साहब इस मुल्क के बड़े सियासी लीडर हैं, उन्हें 5 साल में कई दफ़ा आना चाहिए था। उन्हें पाकिस्तान के शहर के हकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। उन्हें पाकिस्तान के शहर के जो ग्रीवांसेज हैं उसके लिए काम करना चाहिए और करना चाहिए। जी जी जी, मुझे मालूम है। तो कई दफ़ा ये उनको करना चाहिए था, उनको करना चाहिए, उनका राइट बनता है। लेकिन ये बात करना कि कराची वालों को आकर विफाक सिखाएंगे और कराची वालों को आकर पाकिस्तान सिखाएंगे, ये थोड़ा सा तज़ीक आमेज़ जुमला है। इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। कराची के लोग बहुत बाशऊर हैं, विफाक की सियासत करना भी जानते हैं, विफाक की सियासत करने वालों को सपोर्ट करना जानते हैं। एजुकेशन कोई नहीं कर सकता किसी के आगे। हाँ, प्रोपगेशन की बिल्कुल ज़्यादा ये तज़ीक आमेज़ बात है। एक बात तो ये देखिए, कराची के लिए जब पीएसडीपी में 1001 बिलियन रुपए में जब सिर्फ 25 बिलियन रुपए रखे जा रहे थे तो किसने शोर मचाया? किसी ने शोर नहीं मचाया, कोई नहीं आवाज उठी। किसी ने ये नहीं कहा कि कराची मुल्क की आबादी का 10% है तो 1001 करोड़ रुपए से कम 100 अरब रुपए खर्च करने चाहिए थे। कराची के अंदर जो कुछ भी होता रहा है उस पर कौन आवाज उठा रहा है? कराची के हकूक की बात करना और उसकी अमलो जिद्दोजहद करना बिल्कुल इस पे होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। यहाँ पर आए। दूसरी बात यह है, देखें आज का जो इलेक्शन है
आज के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी बात है, कराची समेत पूरे मुल्क में कौन लोग वोट डाल रहे थे? वोट वो लोग डाल रहे थे गरीदा जो कि मुंतखब अराकीन सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली हैं। यानी ये लोग वो चोजन वंस हैं जिन्हें अवाम ने अपने वोटों से चुनकर असेंबलियों में इसलिए नहीं भेजा कि वो वहां जाकर अपने अपने वोटों का सौदा करें, अपने अपने मैंडेट की तौहीन करें। किसने अपने मैंडेट से पूछा कि मैं वोट कहां दूं? रजा भाई, आप चूंकि डिबेट को इस तरफ ले आए हैं, मुझे सवाल ये करना भी था कि इमरान खान साहब ने जो एक डिबेट इनिशिएट करवा दी है कि सेनेट के डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, अभी ये फारूक सत्तार साहब भी, टिसौरी साहब कह रहे हैं कि अनाउंस करने जा रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। पीएसपी भी समझती है कि सेनेट के इंतखाबात अब बराह रास्त होने चाहिए आइंदा से। मैं इससे पहले एक बात और करना चाह रहा हूं, मुझे ये बताएं कौन सी पार्टी ऐसी है पूरी पार्टी में आज जो पार्टियां रह गई हैं जो विफाकी पार्टी है? एक पार्टी किसी सूबे की है, एक पार्टी किसी सूबे की है, कोई किसी इलाके की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान में विफाकी पार्टी है कौन सी? विफाकी पार्टी तो हमें जब याद आती है जब हमें इलेक्शन से चंद रोज पहले उस जगह पर जाकर अपना कोई नैरेटिव डेवलप करना हो। कोई विफाकी पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्टी है, पीटीआई ओवरऑल पख्तूनख्वा की पार्टी है, पख्तूनों को रिप्रेजेंट करती है। पीपल्स पार्टी जो विफाकी पार्टी थी, बदकिस्मती है जो बहुत बड़ी पार्टी थी, अब वो सिंध की पार्टी है, अंदरूनी सिंध की पार्टी कहलाती है। कौन सी पार्टी ऐसी है जो विफाकी पार्टी है जो पाकिस्तान का नाम? अगर आप पाकिस्तान की पार्टी थे तो 5 साल तक कराची पे जुल्म होता रहा, ज्यादती होती रही, तरक्याती काम नहीं हुए, पीने का पानी नहीं है, कचरा सड़कों पर पड़ा है। क्या किया विफाकी पार्टियों ने? तो आज बिल्कुल आए, लेकिन खुदा के वास्ते कराची के लोगों को यतीम समझ कर मत आए, कराची के लोगों को अपना भाई समझ कर आए। बिल्कुल कराची आए, सियासत करें, यहां से इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीते, लेकिन कराची के लोगों को यतीम ना करें, डिग्रेड ना करें, इस तरह जिक्र ना करें कि जैसे आपके अपने इलाकों में बड़ी बहारें आ चुकी हैं। रजा भाई, यहाँ पर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन हम ये ट्रांसमिशन 11:30 तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यू कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, बल्कि ओवर टू कराची करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन इसके बाद ये ट्रांसमिशन 11:30 तक भी कंटिन्यू रखेगी और हम कोशिश करेंगे कि हमारे यही गेस्ट हमारे साथ भी हों। सो ओवर टू कराची फॉर द टाइम बीइंग प्लीज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी सेनेट इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन आज न्यूज़ की। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं राना मुबशिर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दानिश्वर हैं। आज न्यूज़ पे बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं आज राना मुबशिर के साथ, और पेशावर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी हैं फरजाना अली, काफ़ी देर से खामोश भी बैठी हैं। फरजाना, आप बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है, क्या वजह है कि इमरान खान साहब ना खुश हैं ओवरऑल सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, और पीटीआई सपोज नहीं तवक्को कर रही थी कि उसको 6 सीटें मिलेंगी अपने ही प्रोविंस में से, लेकिन वहां से 5 ले पाई है सिर्फ। पहले तो ये बताएं कि ये सिराजुल हक की आवाज मुझे कहां से आ रही है। या तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर ये लोग मुसल्लत हैं तो हमें वैसे ही आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उनकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। तो मुझे ये तो आप बताएं कि आपको सिराजुल हक साहब की आवाज कहां से आ रही है। बस क्या कर ले, बहरहाल अभी देखें ये फरजाना साहब कान में आवाज ठीक है, अभी खत्म। फरजाना, आपने सवाल सुन लिया था मेरा? जी बिल्कुल, मैंने सवाल सुन लिया था। असल में तहरीक इंसाफ का इतना ही था क्योंकि हमें खदशा था कि कहीं 5 से 4 ना हो जाए। जो सूरत हाल बन रही थी इसमें तो काफी अरसे पहले से ये सिचुएशन क्लियर थी हमारे सामने, और मुझे याद है कि हमारी खान साहब से भी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई तो उसमें बातों बातों में पख्तूनख्वा के लोगों ने उनको बताया कि आपके 15 से 20 लोग जो हैं वो मिसिंग होंगे। और आज जब हम रिजल्ट देख रहे थे और जो सारा कुछ आया है, आप इससे अंदाजा लगा लें कि जनरल सीटों पर जब हम जाते हैं तो फैसल सबसे ज्यादा अहम एक कैंडिडेट था और यकीनन विनिंग कैंडिडेट भी था, लेकिन वो सेकंड नंबर पर आता है और तला महमूद जो है वो 19 ले जाता है। तो इस सिचुएशन को आप अगर देखें, ये एक बहुत ही
बेहतरीन किस्म की कैलकुलेशन होती है जो अगर आप समझ जाए तो फिर आपको पता चलता है कि कितने लोग जो हैं वो आपसे मिसिंग है। और हमारा जो एक खदशा था वो सही निकला कि 15 से, और वो 20 का जो हमारा एक था, हम 15 से 20 कह रहे थे लेकिन 20 कंफर्म हो गया। तो पहली बात तो ये है कि परवेज खटक साहब ने जो पिछली दफा एक चाल चली थी, अब की बार शायद वो कामयाब नहीं हो सके। हालांकि कोशिश बड़ी की उन्होंने, वजीर आला हाउस में बैठे रहे, ग्रुप्स भेजते रहे, ग्रुप्स की सूरत में लोग भेजते रहे, लेकिन लोग पहले ही कहीं और जा चुके थे। वो कहते हैं ना चिड़िया और चिड़े सारे उड़ चुके थे। तो उसमें आपने, लेकिन जो सबसे बड़ी एक हैरत अंगेज बात हमारे सामने आई है वो समीउल हक साहब के 4 वोट हमारे सामने आए हैं, क्योंकि उनको कमिट कराया गया था। हालांकि कल भी मैं एक हमारे ही टीवी पर बात कर रही थी तो मैंने कहा पाकिस्तान में 95 को 5 बनते और 5 को 95% बनते, देर नहीं लगती। और समीउल हक के साथ बिल्कुल वही हुआ कि कुछ अजीब सी सूरत हाल हो गई और 4 वोट मतलब बहुत ही एक खतरनाक किस्म की शिकस्त है जो एक ये भी पीटीआई के ही खाते में जाती है कि ये अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। फिर दूसरी बात ये पूछते हैं ना पीटीआई से। जी फरजाना ठीक है, आप कंप्लीट करें बात। बस मैं यही कह रही थी कि जो एक सिचुएशन बन रही है पिछले 1-1.5 साल से कि लोग खफा हैं परवेज खटक साहब से। अगरचे मैं आपको ये बात भी बताऊं बड़े एतमाद के साथ और यकीन के साथ कि उन्हीं लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो खान साहब की तारीफें करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक निडर और बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, लेकिन उन्हें जो गिले थे वो परवेज खटक साहब से थे और वही जो खदशात थे वो सामने आ गए कि परवेज खटक साहब सबको इकट्ठा नहीं रख बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपने दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। फवाद चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? आपके अपने एमपीएज ने क्या किया अपनी ही जमात के साथ और मौलाना समीउल हक के साथ? नहीं, जहाँ मैक्रो सेंस में तो चूंकि एक सीट खैबर पख्तूनख्वा में कम हुई और पंजाब में एक बढ़ गई तो वो उसका फ़र्क इतना नहीं पड़ा हमें प्रैक्टिकली, लेकिन जो एक ओवरव्यू दिया है फरजाना ने वो बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो उसके बाद जो तबसरा अपना किया है, असल में हम 2011 से इमरान खान ये कह रहे हैं कि बराह रास्त इंतखाबात होने चाहिए सेनेट के, जिस तरह अमरीका में होते हैं। जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला आया था तो उस वक्त भी हमने ये बात की और बड़े ज़ोर दे के बात की कि सेनेट के जो मौजूदा तरीक़ाकार है उसमें इल्ज़ामात आते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है और फिर एतमाद नहीं रहता लोगों का। अभी फरजाना कह रही हैं कि लोगों ने जो नाराजगी का इजहार किया परवेज खटक साहब से और वोट नहीं दिए। अब पता नहीं नाराजगी का थी या कुछ और था, लोग कह रहे हैं कुछ और था। तो अगर कुछ और था, वो कुछ और क्या था? जाहिर है कि पैसे दिए गए हैं लोगों को, जो गए हैं 40-40 करोड़ रुपया तो एक एक सीट के लिए दिया गया और इतना ज़्यादा पैसा चला है। मैं हैरान हूँ कि ये जो सेनेट में कुछ लोग जो आए हैं पीपल्स पार्टी के स्पेशली जिस तरीके से लोग आए हैं और बाकी भी जहाँ पर मामलात आए हैं, उसके बाद तो सेनेट कम और सेनेटरी ज़्यादा बन गई है। तो अब देखना यही है कि ये जिस तरीके से मामलात आगे चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज है कि वो रिफॉर्म्स की तरफ आए और इलेक्शन जो है आपने सेनेट को सेनेटरी कहा है, ये बड़ा गैर मुनासिब, बड़ा गैर पार्लियामानी सा नहीं तरीके से आए हैं लोग। तो यही जब आप पार्लियामेंट पे आपके लीडर लानत भेजते हैं तब भी जाहिर है आप पर तनकीद शदीद होती है। आप लोग पार्लियामेंट में मौजूद भी हैं लेकिन उसी पार्लियामेंट की फिर पार्लियामेंट देखें, आप समझे, जो आप देखती हैं ना पार्लियामेंट को, आप उसका लिटरल सेंस लेती हैं। पार्लियामेंट कोई ये गारे मट्टी सीमेंट की बनी हुई बिल्डिंग का नाम नहीं है। पार्लियामेंट वो है जिसके ऊपर लोग एतमाद करें। आप अभी चली जाए, मतलब अभी आप वाकयात देख लें ना, जो कसूर में वाकया हुआ, जैनब का बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, या पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस आता है, क्या लोग पार्लियामान की तरफ देखते हैं? नहीं देखते, वो दूसरे इदारों को देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पार्लियामान है
वो लोगों की उन ख्वाहिशात के ऊपर, इसका ताल्लुक डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। इसका ताल्लुक सिर्फ पार्लियामान से तो नहीं है, इसका ताल्लुक पूरे सिस्टम के साथ है। तो सिस्टम का जो ऊपर होता है ना, जो मदर ऑफ ऑल सिस्टम्स है ना, वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम आपका जो है वो फॉल्टी हो तो बाकी सारे सिस्टम इस पर भी डिबेट हम करेंगे। लेकिन जो अब पीटीआई को बहुत शदीद तहफ्फुज़ात हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एमक्यूएम इन तहफ्फुज़ात को एंडोर्स करने जा रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए, तो फिर इसका हल क्या होगा? राना मुबश्शिर साहब, सेनेट के राना साहब का जवाब ले लें, फिर ब्रेक लीजिएगा जी प्लीज। नहीं ब्रेक ले लें, मेरे ख्याल में बाद में इजाजत है। चलें ठीक है जी, ब्रेक ले लें जी। उसके बाद राना साहब से जवाब ले, आपसे भी पूछेंगे कि अगर इमरान खान साहब इतने शद्दोमत से कह रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात बरह रास्त होने चाहिए, तो क्या जब दोबारा पार्लियामेंट पे आएंगे 18 के बाद तो ऐसा कोई बिल लेके आएंगे? क्यों ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। विल डिस्कस दिस आफ्टर द ब्रेक। स्टेप जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी सेनेट की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। अभी हम एक सवाल रेज करेंगे कि जी अब सेनेट के इंतखाबात तो हो गए, लेकिन अब हु वुड बी द चेयरमैन सेनेट? इस वक्त जो नंबर गेम आ रही है सेनेट में, नून लीग के 35 हैं, पीपल्स पार्टी के 20 हैं, पीटीआई के 12 हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के 5 हैं, जेयूआईएफ के 4 हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों की सीटें हैं। राना मुबश्शिर साहब, हु वुड बी द चेयरमैन सेनेट इस नंबर गेम में? मेरे ख्याल में जी यहाँ पे 3 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं इस वक्त। अच्छा, एक तो परवेज रशीद साहब चाहते ही हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून के जो है वो चाहते ही है कि जनाब उनको कंपनसेट किया जाए, मुस्लिम लीग नून उन्हें कंपनसेट करे और उनको चेयरमैन सेनेट बनाए। ये तो वो खुद चाहते हैं और वो इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार मियां नवाज शरीफ साहब से कर भी चुके हैं। दूसरे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी ये कहा जाता है कि वो चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है जनरल इलेक्शंस तक इंतजार करेंगे। वो इंतजार इस चीज का करेंगे कि अगर मुस्लिम लीग नून गवर्नमिनिट फॉर्म कर लेती है जनरल इलेक्शंस के बाद, तो उनके पास एक बड़ी अच्छी स्लॉट मौजूद है वो फॉरेन मिनिस्टर की। फॉरेन मिनिस्टर जरूर बनना चाहेंगे। रजा रब्बानी साहब पे बैकडोर, सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरा जरा गला खराब हो गया, सुबह से काम कर रहा है, बस वो सुबह से ट्रांसमिशन। रजा रब्बानी साहब का ये है कि मुस्लिम लीग नून वाले कह चुके हैं पीपल्स पार्टी को कि जनाब हम रजा रब्बानी साहब पे हाथ रखने के लिए तैयार है, हम उनको दोबारा चेयरमैन सेनेट बना देते हैं। ये तो अभी सामने की सिचुएशन होगी। फवाद, आप क्या कहते हैं, पीटीआई क्या समझती है, हु वुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट? देखिए, अभी तो मेरा ख्याल है कि जब मुकम्मल मामला जो है वो सामने आ जाता है तो देखते हैं कि ये बात जो है वो आगे कैसे चलेगी। जाहिर है पार्टीज में कॉन्टेक्ट्स होंगे, पार्लियामेंट्री पार्टीज के आपस में कॉन्टेक्ट। रज़ा रब्बानी का नाम काबिल कबूल होगा? रज़ा रब्बानी साहब ने पहले भी कोई खास कारनामा तो नहीं किया, पता नहीं अब उनको क्यों बनाना चाहिए और क्यों हम पीछे के लोगों में ही स्टक हो जाएं। आगे भी चलना चाहिए मेरा ख्याल है। ठीक है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? फरजाना, आप बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अब व्हाट नेक्स्ट? इलेक्शंस तो हो गए सेनेट के, इसके बाद अब आगे की तैयारी क्या है? केपी में क्या चल रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इन्होंने कहा कि और भी बहुत कुछ था, इसमें कुछ शक नहीं है। जिस तरह से रिजल्ट आया है उसमें कुछ ना कुछ और भी सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन जब आपके लोग इंटैक्ट हो ना तो फिर और कोई काम आप पे कर नहीं सकता। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम लोगों को और कारकुनों को देखें तो वो तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए हैं कि वो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, और जो मोहब्बत का रिश्ता उसमें कोई दूसरा अमल जो है वो आ नहीं सकता और ना ही आना चाहिए। लेकिन कहीं ये मोहब्बत ख़त्म हुई है, कहीं मायूसी हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है बदजन हुए हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं परवेज खटक साहब, आपने खुद ही हम जब अफेयर थे तो आप बात कर रहे थे कि पेशावर सारे का सारा खुदा हुआ है। अब इस खुदे हुए को आपने बनाना कब है? क्या 21 अप्रैल की डेट जो है या 20 अप्रैल की डेट वो उसको वो कह रहे हैं अप्रैल में नया पेशावर बना देंगे? जी बिल्कुल, आप जो नया पेशावर बनाएंगे उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन्हें फौरी तौर पर अपने इस चीज़ पर कंसंट्रेट करना होगा जो कुछ इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो BRT का मंसूबा है इसमें हर रोज़ नई तब्दीलियाँ आ रही हैं। इसमें मंसूबाबंदी में बहुत फ्लाज थे। 4 साल तक आप ये कहो कि जनाब जंगला बस और फिर आप जंगला बस कर लो, हालांकि ये प्लान जो है ये बना हुआ था पहले से, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर तो हमारे वज़ीर आला साहब भी और खान साहब भी पूरी तवज्जो के साथ, जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, अब आगे की तरफ सोचना चाहिए।
मैं इसमें कोई शक नहीं है, लोग अब भी मोहब्बत करते हैं। अगरचे एएनपी का आज के रिजल्ट को मैं नहीं देख रही, लेकिन अगर एनए4 के रिजल्ट को भी देखें, एएनपी का रिवाइवल है और आज का रिजल्ट बहुत से और खदशात को भी जन्म ले रहा है कि अगर ग्रुपिंग इस तरह की हो गई तो क्या होगा। ठीक है, तो फिर बड़ा ध्यान से चलना होगा। इस वक्त सेनेटर हमेशा इनके नाम से सेनेटर मुखातिब हो जाता है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कामरान टिसौरी हमारे साथ थे और उनका ये कहना था कि जिस एमपीए ने फॉल आउट किया है, पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, एक तो बहुत लान तान कर रहे थे वो उनको, दूसरा कहते कि इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्होंने अपना जमीर बेचा है, पैसे लिए। सर, उधर केपी में पीटीआई भी पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही है कि पैसे दे के आप लोगों ने जो वहां से 2 सीटें हासिल की हैं वो इस बुनियाद पे हासिल की हैं। तो सर, ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग रहा है। एक तो मुझे दौरान प्रोग्राम ही एक शख्स ने, किसी जिम्मेदार आदमी ने मैसेज किया और वो हल्फन ये बात कहने को तैयार हैं, क्योंकि उनको ये बहुत सारी चीज़ों का इल्म है कि ये जो 4-5 खवातीन हैं, इन्होंने 1 रुपया भी पीपल्स पार्टी के किसी आदमी से नहीं लिया सिलेक्शन के लिए। वो अपनी पार्टी से नाला हैं, पीपल्स पार्टी ने यकीनन राब्ते किए हैं, उसकी वजह से उन्होंने वोट दिया है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी की तरफ तो सबकी निगाहें हैं, मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को 23 वोट कैसे पड़ गए? क्या उन्होंने पैसे दिए? कोई उनसे भी तो पूछे ना, उनको किन लोगों ने वोट दिए? अगर सिर्फ पैसों पे वोट बिक रहे थे तो वो मुजफ्फर शाह तो किसी को चाय नहीं पिलाते जो उनके मुतालिक मशहूर है, वो किसी तो देखिए, जो बात सही है वो करनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने पैसों पे वोट लिए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो लोगों ने, इन्होंने राब्ता किया होगा, लोग उनको बेहतर समझते होंगे, लोगों ने उनको वोट किया है। उनकी अपनी जमात के वोट तो कोई 10-11 है, उनको 23 वोट पड़े। एमक्यूएम को अपने जो घर के हालात हैं उस पर ज्यादा गौर करना चाहिए। और दूसरी मैं गुजारिश यहाँ कर दूं कि अभी आपने कहा था कि इमरान खान साहब ने इनिशिएट की एक बहस के जी वो जो इलेक्शन है वो ओपन होने चाहिए। ये इस साल के दौरान, ये पहले जरदारी साहब कर चुके हैं। मैंने ये सेनेट में 2 साल पहले बहुत जबरदस्त इस पे डिबेट हुई है, रिपोर्ट बनी है, वो पूरा हाउस जो है वो कमेटी में कन्वर्ट हुआ और इतनी तफसीली बहस हुई है और इसके सारे जो फवायद और नुकसान देखे गए हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन के भी कहा गया, फिर वो जो जिस तरह ये माइनॉरिटी की सीट्स आती है, विमेन सीट्स आती है, उस पर भी सारी बात हुई, बहुत सारी चीजें हुई थी उसके अंदर। तो सर, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या ये फिजिबल है? बराह रास्त इंतखाबात करवा दिए जाएं या शो ऑफ हैंड का ऑप्शन अपना लिया जाए? एक बात नहीं, बड़ा आसान सा लगता है, किसी को कहना बड़ा अच्छा लगता है कि बराह रास्त कर दें। इस वक्त आपके मुल्क में 272 कौमी असम्बली के हल्के हैं, उस पे तो अगर आप इलेक्शन कराने जाएं तो आप खुद कहते हैं कि जी लोग 40-50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, गरीब आदमी इलेक्शन लड़ नहीं सकता है, तो इसमें आ नहीं सकते आप। तो मेरा ख्याल है कि अगर बेहतर ऑप्शन कोई हो सकता है तो वो पार्टी लिस्ट हो सकती है, जिस तरह इस वक्त हम खवातीन को और माइनॉरिटी के जो हमारे दोस्त हैं उनको जिस तरह इलेक्ट करते हैं, पार्टी की जो रेशियो होती है, जितनी उनकी शेयर होता है असेंबली के अंदर, उस हिसाब से उनको सीट्स मिल जाती है, तो ये ज्यादा बेहतर है। इसके अंदर पैसे नहीं लगेंगे। एग्री नहीं कर रहे मेरा ख्याल है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ रहा था तो उसमें वैसे अल्टरनेट के तौर के ऊपर ये तजवीज़ दी थी जिसको पीपल्स पार्टी ने एग्री नहीं किया, ये जो अभी सईद गनी साहब कह रहे हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो जो अगर आपने सेनेट को ताकतवर करना है तो जिस तरह से अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, जो इलेक्टेड लोगों के पास एक मॉरल पावर होती है, ताकत होती है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों के पास नहीं होती। इसी तरीके इसीलिए हमने खवातीन के भी डायरेक्ट इलेक्शन की बात की, हमने इन इलेक्शंस की भी बात की। और आप बड़ा आसान है, ये जो आप कह रहे हैं ना इंडिविजुअल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इंडिविजुअल्स को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, ये पार्टीज को इलेक्शन लड़ने चाहिए। अगर आप पार्टी स्ट्रक्चर्स मजबूत नहीं करते, अगर आप पार्टीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है इसमें इस वक्त फ्लॉ ही, जो सबसे मेजर फ्लॉ है वो पार्टीज का स्ट्रक्चर। अभी आपने एमकेएम वालों का हशर देखा, अभी रजा बात कर रहे थे आप ये ना करें और हमें ना बताएं, टीच ना करें, तो भाई 1985 से तो आप लोग कराची के बामे सुखने वर में मालिक थे, आपने क्या किया कराची के साथ ना? अब अच्छा, और अब जब वो जो अब्बू थे वो हट गए, इल्ताफ हुसैन, बच्चे सारे तड़प रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रही किधर जाना है क्या नहीं जाना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं था पार्टी का। इसी तरीके से पर भी किसी का दस्ते शफ़क़त था ना जिस जमाने में, नहीं लेकिन वो बन गया ना, वो तो नवाज शरीफ के ऊपर, वो तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी सारा वही दस्ते शफ़क़त था। लेकिन मसला ये है पार्टीज को बन गई जब तो स्ट्रक्चर तो करे ना, स्ट्रक्चर है नहीं, जब मेजर ऊपर लीडर हट जाता है पूरी पार्टी नीचे से हिल जाती है।
तो जब तक ये नहीं होगा तब चलता रहेगा। फवाद चौधरी साहब सेंटर, बल्कि सईद गनी साहब, सर आप सेंटर बन ही जाए अब अगली दफा में। मुझे आप सेनेटर कह सकते हैं। वंस अ सेनेटर, सेनेटर इज ऑलवेज सेनेटर, सेंटर इज ऑलवेज अ सेंटर। सर थैंक यू सो मच। राना मुबशिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना अली साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आई विश कि आपसे मजीद ज्यादा बात हो जाती, लेकिन इंशाल्लाह आपको दोबारा प्रोग्राम में लूंगी। सेनेट के मामला तब चलते रहेंगे। ट्रांसमिशन देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।